नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपने घर पर आराम से पैर पसार कर इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है, हम गति के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपके अंदर कुछ नया सीखने की ललक है तो यहाँ पर हमेशा आपके लिए कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहते हैं। इस वीडियो में आपको बताता चलूं कि हम गति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार की हो सकती है, चाल और वेग, विस्थापन, दूरी, इन सब के बारे में, जैसे त्वरण और एक समान त्वरण, असमान त्वरण, एक समान गति, असमान गति, इन सब के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस भी देने वाला हूं। और आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम जीरो से और एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं, बेसिक से हाई लेवल तक की चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को समझ कर पढ़ते हैं, तो टाइम लग सकता है। इस वीडियो के 2 पार्ट बन सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम परिभाषाएं रखेंगे और दूसरे पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स रखेंगे। और आपको बता दूं, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ग्राफ्य विधि से गति के समीकरणों को बनाना। बड़ी काम की चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। उसके लिए भी हो सकता है 2 या 3 पार्ट अपने इस वीडियो के बन जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते हैं कुछ नया आज के इस वीडियो में। बात करते हैं गति के बारे में। सबसे पहले यही आपके दिमाग में सवाल आता है कि गति का नाम लेते ही कुछ चलती फिरती गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और कुछ ट्रेन वगैरह, हवाई जहाज़ वगैरह या चलते फिरते आदमी दिमाग में आने लगते हैं। तो आप ये तो बोल सकते हो कि सर ये चीज़ें गति कर रही है, लेकिन गति को परिभाषित करना पड़े तो हम क्या बोलें, क्योंकि साइंस के अंदर हर एक टर्म की परिभाषा होती है, हर एक टॉपिक की परिभाषा होती है। देखो, शुरुआत से बात करते हैं कि गति होती क्या है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एकदम से, अभी आप बोलोगे कि सर आप गति नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी मैं यहाँ से हट के कुछ दूसरी जगह पर चला जाऊँ, तब आप बोलोगे कि हाँ सर इस समय आप गति कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी घड़ी होती है, वो अपने अनुसार चलती है। चलो घड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये घड़ी है, ये अपने अनुसार चलती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें समय के साथ चलना पड़ता है, तभी हम बोलेंगे कि हम गति कर रहे हैं, अदरवाइज गति नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है, अगर हम बोलें कि समय के साथ साथ यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, वही तो गति है। ये लो, बन गई परिभाषा, आपने खुद ने बनाई है परिभाषा, वाह। समय के सापेक्ष यदि कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये लो, इतनी आसान है परिभाषाएं बनाना। ऐसे ही आगे और कई सारी परिभाषाएं आप मेरे साथ बनाने वाले हो। सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि गति के प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो गति बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, परंतु इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे केवल और केवल सरल रेखीय गति के बारे में। देखो, गति के प्रकार हम बोल सकते हैं कि एक तो सरल रेखीय गति हो सकती है, वर्तुल गति जिसको हम वर्ताकार गति या फिर सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं, कंपन गति भी होती है एक प्रकार की। लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे केवल स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है उसके बारे में, सरल रेखा में गति। अब बात आती है कि सर सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने बोला कि कोई चीज़ गति में है, ठीक है, लेकिन कोई वस्तु अगर विराम में है तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे। बस इसका उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। समय के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट की अवस्था में वो है। ये लो, परिभाषा बन गई। अब साथ में गति की परिभाषा देखें और उसमें सरल रेखीय गति बताना चाहिए हम, तो क्या होती है सरल रेखीय गति। सीधी सी बात है, जब कोई वस्तु है एक सीधी रेखा के अनुदिश गति कर रही है, एकदम सीधा, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, एकदम नाक की दिशा में अगर कोई चीज़ गति कर रही है तो हम बोलेंगे वो एक सरल रेखीय गति में चल रही है। जैसे कि एक सीधी सड़क पर एक कार चल रही है तो वो एक सरल रेखा में चल रही है। सीधी पटरी के ऊपर एक ट्रेन चल रही है तो वो भी एक सरल रेखीय गति है। तो इसको हम परिभाषा इस प्रकार से देंगे, जब वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे सीधी सड़क के ऊपर गाड़ी की गति, सीधी पटरी के ऊपर रेल की गति, ट्रेन की गति। अब ये जो गति होती है ये एक समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। मतलब क्या है सर आपका, मान लो एक सीधी सड़क और आगे कोई नहीं है, एकदम साफ है,
ट्रेन की पटरी है उसके ऊपर तो कोई होता ही नहीं है, वैसे भी आप आ जाओ तो आपके आने से ट्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको साथ लेके चली जाएगी वो। तो इस प्रकार से अगर बोला जाए, ट्रेन की स्पीड अगर हम फिक्स करके छोड़ दें 60 किलोमीटर पर आवर, मानी 60 किलोमीटर पर आवर छोड़ दें, तो वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। पहले घंटे में मान लो वो उसने 60 किलोमीटर तय किया, तो अगले घंटे के अंदर भी वो क्या करेगी, 60 किलोमीटर तय करेगी, तीसरे घंटे के अंदर भी 60, मतलब एक निश्चित समय में वो निश्चित दूरी तय कर रही है, तो उस गति को हम बोलेंगे एक समान गति। लेकिन अगर ऐसा ना करे, भीड़ भाड़ वाली सड़क है, उसके ऊपर गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी थोड़ी सी खाली जगह मिलेगी तो स्पीड पकड़ेगी, आगे कोई और ट्रैफिक आ गया तो धीमी गति हो जाएगी। मतलब पहले कुछ सेकंड में, पहले कुछ मिनट में उसने मान लो 1 किलोमीटर की दूरी तय करी, अगले मिनट में वो आधा किलोमीटर तय कर पाया, उससे अगले किलोमीटर में मान लो बढ़िया सड़क आ गई 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो पहली मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे में आधा, तीसरी में 2 किलोमीटर। हर अलग अलग समय पर उसने दूरी है वो अलग अलग तय करी है, तो उसको हम असमान गति कह सकते हैं। परिभाषा इस तरीके से दे सकते हो आप एक समान गति की, कि जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे बंदूक से निकली गोली, खतरनाक वाला एग्जाम्पल लेके आया हूं आपके लिए। बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली, एक फिक्स स्पीड है उसकी, उस स्पीड से जाएगी वो, तो समान समय में वो समान दूरी तय करती चलेगी। इसके बाद में आप असमान गति को भी परिभाषित कर सकते हो कि जब कोई गतिशील वस्तु है वो समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है तो उसे हम वस्तु की गति जो होती है उसको असमान गति कहलाती है। जैसे कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर किसी गाड़ी की गति जो होती है वो एक असमान गति होती है। अब आप ये बताना चाहोगे, पूछना चाहोगे कि सर क्या कोई वस्तु ऐसी भी है जो हमेशा गतिशील रहती है, और क्या कोई ऐसी वस्तु जो हमेशा विराम की अवस्था में रहती है? देखो, अब हमें ये चीज़ें बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है कि गति में एक बहुत ही शानदार खतरनाक वाली बात मैं बोलने वाला हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो विराम में है। बस ये देखने वाले का नज़रिया है कि वो उस वस्तु को कहाँ से देख रहा है और किस पोजीशन से उस वस्तु की गति को नोटिस कर रहा है। जैसे कुछ ऊपर से गई होगी आपको ये बात, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो क्या मान लो सर, मान लो कि आप एक पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, पृथ्वी ना मानो तो एक बड़ा सा गुब्बारा मान लो, उसके ऊपर खड़े हो आप, ठीक है। जैसे कि ये वाला गुब्बारा है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर आप जो हैं वो खड़े हुए हो, ठीक है। अब आप खड़े हुए हो, आप इसके ऊपर चिपके हुए हो, इसलिए आपको लगता है कि धरती कभी नहीं चल रही है। धरती, हम चलते हैं धरती के ऊपर, धरती एक जगह पे स्थिर है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि थोड़ा सा आपकी गर्दन को पकड़ के उठा दूं, थोड़ा सा, जैसे मैं आपको पकड़कर ऊपर करूंगा तो आपको लगेगा पृथ्वी घूम रही है और मैं ठहरा हुआ हूं, और आपके दिमाग में वही वाला गाना शाहरुख खान का बजने लगेगा कि मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। सांस थमी जाएगी, पृथ्वी से बाहर चले जाओगे तो और क्या होगा, ऑक्सीजन तो है नहीं वहाँ पे, क्या करोगे फिर? दिल थोड़ी देर धड़क करके हाँ रह जाएगा बेचारा। हाँ, तो समझ गए होंगे आप बात कि आपका देखने की जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो और किसे देख रहे हो, ठीक है। कुछ समझ में आया होगा आपको। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है। उस पेड़ को हम सापेक्ष बिंदु मान लेते हैं कि भी जो भी आसपास में गति हो रही होगी, चल फिर रहा होगा, वो उस पेड़ के सापेक्ष हम नापेंगे। मान लो कोई ये पेड़ है और यहाँ पर कोई एक साइकिल है, साइकिल आपको दिख रही होगी। इसके अंदर आपको पता है कि आप यहाँ पर साइकिल को देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि साइकिल फिलहाल यहाँ पर रुकी हुई है, अर्थात समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, यानी विराम में है। लेकिन अगर ये साइकिल यहाँ से चल करके कुछ आगे आ जाए, मतलब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले, तो आप बोलोगे आराम से कि सर ये साइकिल तो गति कर रही है। अब मुझे लगता है कि आपको ये बातें शायद समझ में आ गई होगी कि गति क्या होती है और निर्देश बिंदु क्या होता है। निर्देश बिंदु वो होता है, जैसे कि यहाँ पर पेड़ को हमने निर्देश बिंदु लिया है जिसके सापेक्ष हम सारी गतियों को नोटिस कर रहे हैं। पृथ्वी से बाहर चले जाएं तो पृथ्वी घूमने लगेगी क्योंकि वहाँ पर हम रुके हुए हैं, और थोड़ा बाहर जाएं तो पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा होता है।
मतलब सूरज के चारों ओर सारा के सारे ग्रह चक्कर लगा रहते हैं। फिर हम देखेंगे सूरज भी सूरज भी किसी आकाश गंगा का एक भाग है और उस आकाश गंगा में सूरज लगातार घूम रहा है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि सूरज रुका हुआ है, सूरज भी चक्कर लगा रहा होता, अर्थात सूरज भी गति में है। और वो जो गैलेक्सी जो है, आकाश गंगा जो है, वो भी घूम रही होती है पूरी की पूरी, इसका मतलब वो भी गति में है। और वो आकाश गंगा जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो ब्रह्मांड भी लगातार फैल रहा है, इसका मतलब ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। अब शायद आपके दिमाग के ढक्कन खुल गए होंगे कि मैं क्यों बोलता हूँ कि ब्रह्मांड की कोई वस्तु रुकी हुई नहीं होती है, सब चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर चल तो रही है, लेकिन कोई वस्तु है वो ज़्यादा तेज चलती है, कोई धीमे चलती है, कोई किस तरीके से, तो ये पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ धीमे है या तेज चल रही है? इन सब सवालों का जवाब चलो आगे चल के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे बढ़ने से पहले, गति के समीकरणों तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बेसिक परिभाषाएं पता होनी चाहिए, जिनकी जानकारी के बिना हम वो काम आगे नहीं कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपने बात आती है दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन बहुत बार अपने यहाँ पर यूज होने वाला है, काम में आने वाला है, तो इनके बारे में देखो। दूरी क्या होती है? सुनो, बात सुनो मेरी। मान लो आपका घर है वो किसी गांव के बीच में है, ए फॉर अपना घर है या फिर आपका घर है, बी फॉर बस स्टैंड तक आपको जाना है। तो क्या आपके घर से एक सीधी सड़क बनाई गई है बस स्टैंड तक? इतने वीआईपी ना तो आप हो ना मैं हूं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, घूम फिर कर जाना पड़ेगा, अर्थात गलियों से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। ए से हमने स्टार्ट किया, पहले उत्तर, यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरीके से अगर मैं ले हूँ तो पहले उत्तर की तरफ, फिर पूर्व की तरफ, तेरी गलियाँ मुझको भाई, गलियाँ तेरी गलियाँ, इस तरीके से होते हुए अपने को जाना पड़ेगा पॉइंट बी तक, ठीक है। तो अब आपने जो चला है उसकी लंबाई नापना चाहें, जिस पथ से आप गुजरे हो वहां तक की लंबाई नापना चाहें, तो 1 मीटर आपने चला, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से चले। मान लो 20 मीटर आपने चला, पथ की पूरी लंबाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके घर से बस स्टैंड की जो दूरी है, एकदम सीधी और न्यूनतम दूरी है, वो कितनी है? आप बोलोगे सर ये तो 10 मीटर की ही है, लेकिन ये सड़क नहीं है। अपने सीधा सीधा नापना चाहिए, अगर रस्सी यहाँ से पकड़े और यहाँ से पकड़े तो मान लो 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको परिभाषा समझ में आएगी कि अगर हम चल रहे हैं और चले गए पथ की टोटल लंबाई अगर अपने को पता हो तो वो तो कहलाती है दूरी, और सीधी और न्यूनतम दूरी ये कहलाएगी अपना विस्थापन। आई कुछ बात समझ में? देखो, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? फिर दो वस्तुओं के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी को ही हमें विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और ये अपनी दूरी होती है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। आगे बात करें, अब जैसे कि आपको दो चीज़ें बताता हूँ मैं यहाँ पर। दो चीज़ें क्या? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको राशि। राशि वो नहीं बता रहा मैं, कोकिला के नाटक में। एक तो आपको राशि के बारे में बताऊंगा और एक बताने वाला हूँ मात्रक के बारे में। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते तो सुन लो जल्दी से। अपने आसपास में ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप नाप सकते हो वो एक राशि है। जैसे कि लंबाई है, उसको नाप सकते हो आप, बिल्कुल नाप सकते हो। टाइम है, उसको नाप सकते हो आप, बिल्कुल नाप सकते हो। द्रव्यमान भार है, उसको नाप सकते हो आप, बिल्कुल नाप सकते हो ना। तापमान है, टेम्परेचर है, उसको नाप सकते हो आप थर्मामीटर की सहायता से। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम नाप सकते हैं, और जिनको हम नाप सकते हैं उनको हम बोलते हैं राशि, ठीक है। ठीक है, तो देखो, इनको हम, ऐसी चीजें जिसको हम नाप सकते हैं वो राशि होती है। अब जिनको हम नापते हैं तो किसी न किसी में तो नापते ही होंगे। जैसे कि लंबाई को किस में नापते हो आप? लंबाई को हम सेंटीमीटर में नाप सकते हो, किलोमीटर और मीटर में नाप सकते हैं। लेकिन हम फिजिक्स में जब भी पढ़ते हैं, साइंस जब भी पढ़ते हैं, तो इसको लंबाई को मीटर में ही नापते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कैलकुलेशन जब करते हैं तब। इसके अलावा टाइम को नापते हैं सेकंड में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। इसी प्रकार से जो टेम्परेचर होता है उसको हम केल्विन में नापते हैं। आगे थोड़ी थोड़ी बात समझ में। तो राशि क्या होती है? जिसको माप सकते हैं, और मात्रक क्या होता है? जो राशि होती है उसको किस में मापते हैं, वो उसका मात्रक होता है। अब दूरी है, इसको आप माप सकते हो, तो मतलब दूरी एक राशि है। दूरी को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे।
तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। दूरी को किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे हमेशा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका जो विस्थापन होता है, ये भी एक लंबाई तो होती है, इसी को भी हम किस में मापेंगे? मीटर में नापेंगे। ये बात शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जब हमने एक तो विस्थापन तय किया और एक दूरी तय करी। जब दूरी तय करी तो हमने बार बार में अपनी दिशाएं बदली। सबसे पहले हम उत्तर दक्षिण की तरफ चले, फिर पूर्व की तरफ, फिर वापस थोड़ा दक्षिण की तरफ, फिर पूर्व की तरफ। इस तरीके से हमने अपनी दिशा को परिवर्तित किया। बिल्कुल सही बात है। तो क्या दूरी जब चल रहे हैं, दूरी जब होती है तो क्या उसकी एक दिशा निश्चित थी? आप बोलोगे सर नहीं, कभी किधर कभी किधर, कभी इधर गए तो कभी उधर गए, फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमारी जान में जान। ये कहाँ पहुंच गई? अच्छा इधर, हाँ दूरी के अंदर कोई दिशा नहीं होती है। इसका मतलब ये एक अदिश राशि है। दिशा नहीं मतलब अदिश राशि। लेकिन विस्थापन जो था उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। हम किधर जा रहे हैं? बोले इधर जा रहे हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? थोड़ा सा इसको थोड़ा सीधा करना चाहिए कि देखें तो ये पूर्व की तरफ दिशा है। मतलब विस्थापन जब भी तय करेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन में हम तय करेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि है। अब एक चीज और बताओ मेरे को कि जब हमने दूरी तय करी तो यहाँ से हमने इसकी लंबाई टोटल नाप ली थी, तब हमें 20 मीटर की मिली थी और ये 10 मीटर की। इसका मतलब दूरी है वो ज़्यादा हो सकता है विस्थापन से। बिल्कुल हो सकता है, साफ साफ दिख रहा है। मान लो ये कितनी है? 10 मीटर है और ये हमारी कितनी है? 20 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो दूरी ज़्यादा हो सकती है विस्थापन से। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए से बी तक जाने का केवल और केवल यही रास्ता है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, तो आप बोलोगे सर विस्थापन भी यही होगा और दूरी भी यही होगी, मतलब विस्थापन और दूरी आपस में बराबर भी हो सकते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन के और विस्थापन बड़ा हो सकता है, सॉरी दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। कान लगा के सुन लो, ठीक है। हाँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन भी है आपके, आगे चल के क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपको दूरी और विस्थापन के बारे में अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको चाल और वेग भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, वेग क्या होता है और चाल क्या होती है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि दो चीज़ें हैं, दो आदमी हैं, दो गाड़ियाँ हैं मान लो, और अपने पास टाइम फिक्स है। उन दोनों को चलाया, एक थोड़ा तेज चल रहा, एक थोड़ा धीमा चल रहा है। तो हमें ये कैसे पता चला कि एक धीमा है एक तेज है? कैसे पता चला? तो इसके लिए आपने ये बोला कि सर एक फिक्स टाइम था, उस फिक्स टाइम में एक आदमी ने ज़्यादा दूरी तय कर ली और एक ने थोड़ी सी दूरी तय करी। इसका मतलब जो समान समय में ज़्यादा दूरी तय करेगा वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, चाल ज़्यादा होगी, वेग ज़्यादा होगा, और जो कम करेगा उसकी कम होगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि इकाई समय में कोई वस्तु कोई दूरी तय कर रही है। अगर दूरी तय कर रही है तो हम उसको चाल बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है तो उसको हम चाल बोलेंगे, और सीधी गति कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेग की बात करेंगे। वेग जो है वो विस्थापन से निकलेगा। सीधी दूरी तय करेंगे तब हम वेग निकालेंगे, और टेढ़ी मेढ़ी दूरी तय करेंगे तब हम क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। चाल को हम बोलते हैं स्पीड और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, और वेग को हम बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। अब इनकी परिभाषाओं पे चलें जल्दी से, तो बोलेंगे कि सर इकाई समय में अगर तय की गई दूरी है उसी को हम चाल बोल देते हैं। इसको थोड़ा और आगे समझेंगे। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। परिभाषा इतनी आसान है कि सबको याद हो जाती है। फिर सर सूत्र बताना चाहें तो सूत्र ये होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इतना फेमस फॉर्मूला है कि सबको याद होता है ये। दूसरी तरफ वेग को देखना चाहें तो वेग क्या होता है? इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को, नोट दूरी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे? इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आगे होगी शायद बात आपको समझ में। फॉर्मूला देना चाहें तो विस्थापन बटे समय, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, सूत्र हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है चाल वो दूरी से बना है और दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए चाल भी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। और चूंकि वेग जो है वो विस्थापन से बना है और विस्थापन एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। इतनी बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। वेग और चाल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब जिस प्रकार से आपने जो दूरी देखी थी उसका मात्रक देखा था,
उसी प्रकार से चाल का भी तो कोई मात्रक होगा। चाल को भी तो माप सकते हैं कि भाई इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी चाल ये है, इसकी चाल ये है, तो पता तो चलता है, माप सकते हैं। चाल हो चाहे वेग हो, दोनों का ही जो मात्रक होगा वो दोनों का मात्रक होगा अपने पास में मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन हो चाहे दूरी हो उसको हम किस में मापते हैं, बोले मीटर में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, आप बोलोगे सेकंड में मापते हैं। इसका मतलब जो अपना मात्रक होगा, चाहे वो चाल का हो चाहे वो वेग का हो, दोनों का मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकली का मतलब अगर हमें चाल निकालनी है तो कैसे निकालें। मान लो परिभाषा से देखा जाए इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। सपोज कर लो, क्या सपोज कर लें सर, अब सपोज कर लो कि कोई भी गाड़ी है वो 1 सेकंड में मान लो कि 50 मीटर की दूरी तय करती है, तो चाल कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 50/1 मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। अगर कोई दूसरी गाड़ी है जो 1 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है, 60 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, वही उसकी जो 60 है वही तो क्या हो गई, उसकी चाल हो गई कि नहीं हो गई। तो इकाई समय में तय की गई दूरी ही उसकी क्या होती है, चाल होती है। मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होते हैं। सेम टू सेम इकाई समय में तय किया गया जो विस्थापन है वही उसका वेग होता है। विस्थापन हमेशा सीधा एक निश्चित दिशा में तय किया जाएगा और दूरी होती है वो किसी भी दिशा में हो सकती है। यहाँ तक चाल और वेग, दूरी और विस्थापन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं एडवांस लेवल की। इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, पेन कॉपी साथ में रखा करो। एक चीज़ और बता सकता हूँ कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। पहला अंतर तो यही हो गया कि ये अदिश राशि है और वो सदिश राशि है। इसके अलावा जब हम चाल निकालेंगे तो चाल के अंदर केवल और केवल क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ये मात्रक होगा। जबकि उसके अंदर जैसे 50 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड वेलोसिटी है उसकी, तो साथ में 50 मीटर पर सेकंड के मात्रक तो होगा, साथ में इसकी दिशा भी होगी। क्या होगी, दिशा भी होगी। तो अंतर, वेग और चाल में कोई अंतर पूछे, कोई 2 अंतर, तो आप बता दोगे पहला अंतर ये अदिश है, ये सदिश है। दूसरी बात कि इसके अंदर केवल और केवल मात्रक होता है, जबकि इसके अंदर मात्रक और दिशा दोनों ही होती है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गाड़ी होती है उसके अंदर एक मीटर लगा होता है और उसमें ये चीज़ दर्शाता है वो मीटर कि हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है। मतलब नई गाड़ी लेके आते हैं तो उसके अंदर 0000 होता है सब कुछ, लेकिन जब हम कोई गांव जा कर के आते हैं, शहर जा कर के आते हैं, तो उसके नंबर बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कितनी दूरी हमारी गाड़ी ने चली वो दर्शाता है। तो गाड़ी के अंदर लगा एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को दर्शाता है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। कोई छोटा प्रश्न बन सकता है कि दूरी, गाड़ियों में दूरी को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ओडोमीटर कहलाता है। इसके अलावा चाल को मापने वाला जो यंत्र होता है गाड़ियों के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ठीक है। चाल हो चाहे वेग हो, दोनों को कौन मापता है, स्पीडोमीटर ही मापता है। गाड़ी के अंदर सुई होती है ना, सुई, वो कभी 40 पे, 60 पे, 70 पे, 80, कोई 140 पहुंचा देता है अपनी बाइक को, वो स्पीडोमीटर है। और जो नंबर चलते हैं वो क्या चलते हैं, ओडोमीटर है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार दर्शाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपना एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हो तो किन्हीं 3 अपने खास और जरूरतमंद मित्रों को, दोस्तों को ये चीजें शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।